प्रजातंत्र के नाम पर नीतीश कुमार के द्वारा शिक्षकों की अवहेलना इस बात का सबूत है कि बिहार में ना ही प्रजा है और ना ही उसका तंत्र। उन मरते शिक्षकों की सुध लेने वाला जब कोई नहीं बचता तो ये शिक्षक हमें लिख लिख कर भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको पढ़िए। हम कितने लोगों पर वीडियो बनाएं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम उन सारे पहलुओं को छुएं जो शिक्षकों के दुख को कम से कम बयां तो जरूर करेगी। लोग मैसेज कर रहे हैं कि एसटीईटी वालों पर वीडियो बनाइए। हम सब पर बनाएंगे सर, बस थोड़ा समय दीजिए। जी, लॉकडाउन जब खत्म होगा तो हम आपके पास आएंगे और सुशासन बाबू तक आपकी उस आवाज को पहुंचा देंगे। नीतीश जी का यह जानना बेहद जरूरी है कि जिस शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए दूसरे देश और दूसरे राज्य अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा बिहार तो शिक्षा देने वालों के बारे में भी नहीं सोचता है। सोचेगा भी क्यों? बेरोजगारी का आलम तो ऐसा है कि एक बार शिक्षक का भर्ती निकले तो कई लाख लोग भर देते हैं। नीतीश जी तो बिहार का नस पकड़ लिए हैं, लेकिन याद रखिए नीतीश जी, जिस दिन ये शिक्षक अपने पर आ गए तो आप भी नहीं जानते हैं और ना मैं जानता हूं कि शिक्षा का क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब जो पढ़ने जा रहा हूं वो आप ही शिक्षकों में से एक अमित जी ने लिखकर हमें भेजा है। अमित जी लिखते हैं, बिहार के सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में बड़े बड़े भवन और इमारत तो बन गए हैं, पर ये सब बिहारी शिक्षण के गौरवशाली परंपरा के भग्नावशेष भर रह गए हैं। शिक्षक तो हैं परंतु शिक्षण नहीं है। इन विद्यालयों महाविद्यालयों से लोगों को डिग्री तो मिल रही है परंतु ज्ञान और गुणवत्ता गायब है। ये सच है कि आज भी बिहारी युवा सफलता हासिल कर रहे हैं परंतु सफलता का प्रतिशत गिर रहा है और मुख्य बात यह है कि इसमें सरकारी शिक्षण संस्थानों की भूमिका सीमित होने के कारण इस सफलता का विस्तार समाज के सभी तबकों में नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज का बड़ा हिस्सा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित होता जा रहा है। जो उन्हें भारतीय संविधान द्वारा हक प्राप्त है उनको उससे वंचित करने जैसा है। आप तमाम नीति नियंताओं, बुद्धिजीवी वर्ग और जनसाधारण से करबद्ध निवेदन है कि राज्य में चल रहे शिक्षा नीति और व्यवस्था में परिवर्तन समय की मांग है, इसकी अनदेखी न की जाए। किसी भी समाज या राष्ट्र का विकास तब तक अधूरा ही माना जाएगा जब तक वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का व्यापक प्रसार नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य का मतलब सिर्फ नामांकन दर, साक्षरता दर बढ़ना, प्रजनन दर घटना और डिग्रियां प्रदान करना और अयोग्य शिक्षक को बेरोजगारी फौज खड़ी करना नहीं है, वरन शिक्षा से तात्पर्य है कि व्यक्ति में विषय वस्तु की व्यापक समझ विकसित हो, व्यक्तित्व का विकास हो, किसी भी परिस्थिति में संयम रखने का गुण का विकास हो, विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास हो, उचित अनुचित की समझ का विकास हो, तदनुसार निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो। बेहतर शिक्षण व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्ति के भीतर छिपे विशिष्ट प्रतिभा की पहचान और विकास करना है। सवाल ये है कि क्या वर्तमान शिक्षा नीति, व्यवस्था और पद्धति उपरोक्त वर्णित लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम है? सरकारी विद्यालयों की तो बात छोड़िए, गांव-गांव, कस्बों और शहरों में चल रहे असंख्य निजी विद्यालयों द्वारा दिए जा रहे शिक्षण उपरोक्त वर्णित लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम है क्या? पूरी ईमानदारी से विश्लेषण करने पर निश्चित ही इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक ही आएगा। इस देश में वर्ष 2009 में भारतीय संसद ने मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को संविधान का हिस्सा बनाया। ये अधिनियम मुफ्त एवं अनिवार्य के साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी करती है। आप में से कितने लोगों ने ये विचार करने का जहमत उठाया है कि शहरों, कस्बों और गांवों तक अमर बेल की तरह पसर रहे ये निजी विद्यालय शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित मापदंड पूरे करते हैं या नहीं? निश्चित ही इस प्रश्न का उत्तर भी नकारात्मक ही होगा। ये विद्यालय ना तो आधारभूत संरचना के मापदंड पर खड़े उतरते हैं और ना ही शिक्षा की गुणवत्ता के मापदंड पर। फिर किन परिस्थितियों में ऐसे विद्यालयों को अब तक संचालित होने दिया जा रहा है या नए नए विद्यालय खुल रहे हैं और किन शर्तों पर उन्हें सरकार से स्वीकृति मिल रही है? जब इन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता निर्धारित मापदंड के अनुरूप नहीं है तो उन्हें संचालित होने देकर निम्न मध्यम वर्ग और जनसाधारण को मानसिक और आर्थिक शोषण के लिए इनके हवाले क्यों छोड़ दिया गया है? वर्तमान में सरकारी विद्यालयों की स्थिति पर कटाक्ष करने वाले बंधुओं को उपरोक्त कसौटियों पर निजी विद्यालयों को भी कसकर देख लेना चाहिए कि शिक्षा के इन दुकानों पर गुणवत्तापूर्ण माल उपलब्ध है भी या नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सार्वजनिक सुविधाओं के गिरे स्तर का क्या नुकसान हुआ है, जी हम कोरोना आपदा में बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं।
ऐसी स्थिति में अगर मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और जनसाधारण को इस गुणवत्ता विहीन शैक्षणिक आर्थिक शोषण से मुक्ति पाना है तो एकमात्र सामान राज्य या देश के अंदर वंचितों, शोषितों, निम्न वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लिए सार्वजनिक शिक्षा के एकमात्र केंद्र सरकारी विद्यालयों और शैक्षणिक तंत्र को सुधारने की पहल करनी होगी। समान स्कूल प्रणाली को अमली जामा पहनाना होगा। संसाधनों का समान रूप से वितरण सुनिश्चित करना होगा। पाठ्यक्रम में विगत 2 दशक में किए गए परिवर्तन की समीक्षा कर वस्तुनिष्ठ पद्धति को न्यूनतम करके उसमें विस्तृत अध्ययन की पद्धति पर वापस जाना होगा। सतत मूल्यांकन के साथ ही परीक्षा की पुरानी पद्धति को वापस लाने की जरूरत है। शिक्षकों को चुनाव, आपदा और जनगणना के अतिरिक्त तमाम तरीकों के गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति देनी होगी। शिक्षकों को शोषण मुक्त वातावरण देना होगा और उनके मेहनताना के हिसाब से पैसा भी और सेवा शर्त जैसी सुविधाएं भी देनी होंगी। बिहार में जारी वर्तमान शिक्षक हड़ताल इन्हीं तथ्यों पर केंद्रित है। ये बहुत संकुचित है कि शिक्षक सिर्फ वेतन बढ़ाने के लिए हड़ताल पर हैं। बिहार सहित पूरे देश के सार्वजनिक शिक्षा के प्रति जागरूक बुद्धिजीवी समाज और राजनीतिक वर्ग से इस बात का अनुरोध है कि वो इस विषय में सोचे। जो लोग ये बात कह रहे हैं कि शिक्षक सिर्फ अपने वेतन के लिए हड़ताल पर हैं, उन्हें यह समझना होगा कि वो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए हड़ताल पर हैं। अगर शिक्षा व्यवस्था बदलेगी तभी देश के उन भविष्य का कुछ भला हो पाएगा। इसीलिए कोई कटाक्ष शिक्षकों पर करने से पहले एक बार आप अपने सरकार की तरफ झांक लीजिए कि जो शिक्षक इतने दिनों से हड़ताल पर हैं, सरकार उनसे बात करना भी जरूरी नहीं समझती। अतः आप लोगों से निवेदन है कि शिक्षकों की हड़ताल पर अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो टिप्पणी भी मत करिए। अंततः मैं अमित जी का शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने हमें लिखकर भेजा। ये शिक्षकों पर 6ठा एपिसोड था। अगले एपिसोड में फिर किसी शिक्षक से ही बात करूंगा, कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा। मैं प्रशांत राय हूं, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।